Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends, we are continuing with our huge series. और ये सीरीज है कंप्लीट कवरेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. जब मैं कंप्लीट कवरेज बोलता हूँ तो ये कंप्लीट कवरेज सही मायनों में कंप्लीट ही है. कंप्लीट इसलिए बिकॉज आई एम फिनिशिंग ऑफ ऑल इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक एट ह्यूज डिटेल. सो मैंने क्या किया है, मैंने इंटरनेशनल रिलेशन का, अगर तुमने इस वीडियो सीरीज को देखा है तो मैंने पहले इंडिया चाइना रिलेशंस पढ़ाया और इंडिया चाइना रिलेशंस को मैंने 1 2 3 4 5 वीडियोस में पढ़ाया. व्हाई डिड आई टीच इन 5 वीडियोस? टू एंश्योर कि जब तुम इन वीडियोस को देख लोगे तो तुम्हें इतना सॉलिड ग्रास्प हो जाएगा सब्जेक्ट का दैट यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एंड अटेम्प्टिंग दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. अब मैंने स्टार्ट किया इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में भी ये पार्ट 1, पार्ट 2 एंड 3 ऑलरेडी यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दिया है. अब ये है पार्ट 4 एंड द लास्ट पार्ट. प्लान ये है कि आपको एक बार इन वीडियोस को देख लिया तो you will not have a problem in understanding the subject at all. So this is me, Dr. Siddharth Arora. अन अकेडमी में मुझे मेरे रेफरल कोड SIDLIVE SIDLIVE के नाम से जाना जाता है. thousands and thousands and thousands of aspirants ने आज तक SIDLIVE कोड यूज करके अन अकेडमी में प्लस क्लासेस लिए हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस लिए हैं, एंड आई एम श्योर आप भी इसका एडवांटेज उठाएंगे. जैसे ही आपने SIDLIVE कोड यूज किया एज अ रेफरल कोड, आप टीम SIDLIVE का पार्ट हो जाओगे, एज वेल एज आपको ह्यूज इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा. डोंट मिस दीज अपॉर्चुनिटीज. यूज द कोड SIDLIVE. और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल. मैं चाहता हूं कि आप इस टेलीग्राम चैनल में मेरा पार्ट साथ आइए. कुछ भी ऐसी खबर होती है जो पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट, पार्लियामेंट का कोई नया लॉ, कोई स्पेशल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, कोई नया कोर्स आ रहा है, मुझे कोई पीडीएफ शेयर करना है, मैं ये सब कुछ करता हूँ ऑन द टेलीग्राम चैनल. इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपके पास मोबाइल कैमरा है तो आप अपना मोबाइल कैमरा यूज कीजिए और इस कोड को स्कैन कर लीजिए. और जब इस कोड को स्कैन करोगे तो भी आप ऑटोमेटिकली मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे. सो दिस इज अ ग्रेट मेथड ऑफ मी कनेक्टिंग विद यू. प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस पार्ट. बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन. SIDLIVE 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 रेफरल कोड यूज करके अन अकेडमी में आप एक ह्यूज ऑफर का एडवांटेज उठा सकते हैं. SIDLIVE कोड यूज करके अगर आपने 31 जुलाई, एक एक वर्ड को याद रखिए, 31 जुलाई को रात को 12 बजे से पहले पहले, चाहे प्लस कॉम्बो चाहे आइकॉनिक कॉम्बो की आपने सब्सक्रिप्शन ली, सो आपने 36 मंथ्स के लिए, चाहे 24 मंथ के लिए, चाहे 18 मंथ के लिए, चाहे 12 मंथ के लिए, आप नोटिस करो कि 3 से 6 महीने आपको एक्सटेंशन फ्री मिल जाएगा. प्लस यू विल बी एबल टू सेव एज मच एज 53% ऑफ योर सब्सक्रिप्शन प्राइसेस. मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना ख्याल रखता है कि फाइनेंशियल रियलिटी एक ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स के लिए कितना मैटर कर सकता है. तो ये हमेशा मैं बोलता हूं कि इस फाइनेंशियल रियलिटी को कभी मत इग्नोर किया करो. यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE और 31 जुलाई से पहले पहले ये सब्सक्रिप्शन ले लो. ज्वाइन नाउ. देखो, तुम्हें मालूम है कि यहाँ पर 24 कैरेट रॉक सॉलिड पढ़ाया जाता है. अब तक हजारों एस्पिरेंट्स ने इसका फायदा उठा लिया है. There is no reason that you should not take the advantage of this opportunity. Make sure that you take this advantage. Use the code SIDLIVE, but याद रखना 31 जुलाई रात को 12 बजे से पहले पहले. You're a wise gang of students, my friends. Take a wise decision. 20% ऑफ 20 प्रिंटेड बुक्स, जिसमें यूपीएससी सीएसई जीएस नोट्स, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, इंटीग्रेशन ऑफ यूपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, टाइमलाइंस, माइंड मैप्स इन कंटेम्पररी इश्यूज. यू कैन डू दिस ऑल ऑफ देम. So we are on an academy, the largest online learning platform with the best of the best educators. ये मेरा एक लैंडिंग पेज है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ. आप नेम डालिए, अपना फोन नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए. मैंने 25 लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को और
और पॉलिटिकल थ्योरीज को और 100+ MCQs को इस पर डाला है। आप इनको सबको डाउनलोड करके वॉच कर सकते हैं। तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ CSE श्योर प्रोग्राम। अगर आपने 2 साल की या 2 से ज्यादा सब्सक्रिप्शन ली तो 1 साल का फ्री एक्सटेंशन हो जाएगा, जस्ट इन केस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट। और अगर मनी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डोंट वरी, अनअकैडमी आपको 0% EMI पर लोन देगी फॉर UPSC CSE। आपने सिर्फ रेफरल कोड यूज करना है, SID Live। We are at Unacademy, the widest choices of educators, flexibility to change course, unlimited views on lectures, dedicated doubt solving sessions, printed comprehensive notes मिलते हैं, end to end preparation होता है, live mentorship होता है, daily answer writing। और हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ टॉपर्स आए फ्रॉम 2020 टू 2021 एंड वी आर श्योर टू रिपीट दिस। एक और डेट अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, 31 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे UPSC CSE GS कॉम्बैट होगा और यू कैन गेट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम पूल ऑफ 4 करोड़ रुपीस एंड प्लस यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE एंड जॉइन अस। ग्रेट। तो आज का वीडियो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का पार्ट 4 यानी कि लास्ट वीडियो है, और इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि मैं तुम्हें सजेस्ट ये कर रहा हूं कि पार्ट 1, 2 एंड 3, पार्ट 1, 2 एंड 3 तीनों वीडियोस को आपने जो हमने यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है उसको देख लीजिए। सो पार्ट 1, 2 एंड 3 तीनों वीडियोस को अपलोडेड जो वीडियोस है उनको देख लीजिए एंड गेट दिस एडवांटेज। तो ये है जो हम लोग पहुंच गए, कहां तक पहुंच गए। तो मैं तुम्हारे साथ एक बार सब कुछ शेयर कर देता हूं ताकि तुमको आइडिया हो जाए कि हम लोग पहुंचे कहां तक है। हम लोग पहुंच गए थे 1965 वॉर तक, लेकिन ऐसे नहीं स्टार्ट करेंगे। सब लोगों को मैं एक रिकैप का मौका दे देता हूं। नंबर 1, सबसे पहले आप लोगों ने वॉच करना है, ओके। और हमने स्टार्ट किया था कि इंडिया और पाकिस्तान का एक डिस्टर्ब्ड पास्ट था। पार्टीशन के घाव भरे ही नहीं थे कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग किया। उसने कश्मीर के ऊपर इलीगल और अनजस्टिफाइड ऑक्यूपेशन करने की कोशिश की, which led to the first war 1947 to 48। ऑफ कोर्स पाकिस्तान हारा। उसके बाद पाकिस्तान ने वो वाला प्लान भी नहीं छोड़ा एंड पाकिस्तान वेंट अहेड विद अदर प्रॉब्लम्स आल्सो। सियाचिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन आबाबील करने की कोशिश की। ये तो इंडियन आर्मी की प्रोफेशनल एंड एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंसी थी कि हमने सियाचिन को बचा लिया बाय डूइंग व्हाट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन मेघदूत। इसको हमने बहुत डिटेल में किया है। फिर हमने पढ़ा सर क्रीक एरिया, जो कि एक और डिस्प्यूटेड एरिया है। अगेन पाकिस्तान ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ अ वेरी आउटडेटेड मैप एंड एन आउटडेटेड डिस्प्यूट, लेकिन दिस आर द मेन प्रॉब्लम्स जो आज तक हमने डील की। दिस लेड टू 1965 वॉर। उसके थोड़े सालों बाद 1971 वॉर, यस, एंड फाइनली एक वॉर जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी द कारगिल वॉर। हम इन तीनों वॉर्स को देखेंगे। ऑल्सो द काउंटर द इंसर्जेंसी जो पाकिस्तान ने हमारे लिए क्रिएट करके रखी हुई है, टेररिज्म प्रॉक्सी वॉर जिसे बोला जाता है, और जिससे वो इंडिया को ट्रबल देता है। ये सब कुछ आर द हॉलमार्क्स ऑफ द डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हम एक एक वॉर के एटलीस्ट सेलिएंट फीचर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये सब गड़बड़ हो क्यों रहा है, और फिर लास्ट में हम देखेंगे द वे फॉरवर्ड। ऑलराइट, सो 1965 वॉर के बहुत सारे कारण थे, और उनमें से जो कारण थे वो ज्यादातर ये थे कि पाकिस्तान को गलतफहमियां हो गई थी। द फर्स्ट गलतफहमी उसको इसलिए हुई थी बिकॉज ये उनका प्रेसिडेंट अयूब खान और ये एक एम्बिशियस राइट हैंड था, वो वाज जुल्फिकार अली भुट्टो। ओके, सो ये दोनों का गलत कैलकुलेशन था। इनमें भुट्टो का ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक था। इनके सपने बड़े बड़े थे। इन्होंने सोचा कि द टाइम हैज कम कि ये चाइना की मदद करके या चाइना की मदद लेकर रादर इंडिया को वो हराने की कोशिश करेंगे या फिर हरा देंगे, विच वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन मैं तुम्हें ये बताता हूँ उनकी कैलकुलेशन मिस्टेक क्या थी। तो इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में। 1962 में चाइना ने हमें धोखा दिया था, इसलिए वी लॉस्ट दिस बैटल और रादर द वॉर। सो व्हेन वी लॉस्ट दिस वॉर, तो
ऑब्वियसली जब एक कंट्री मिलिट्री डिफीट में आता है तो मॉरल डाउन होता है। प्लस हमने 1962 में जो डिफीट का एक मेजर रीजन था, वो ये रीजन था कि हम लोग मिलिटरीली प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम लोगों के पास मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था, वी वर नॉट बीइंग सो कॉल्ड रियलिस्ट। ये मैंने तुम्हें पिछली भी वीडियोस में बताया था। हमारे जो नेहरूवियन पॉलिसीज थी वो प्राइमरली आइडियलिज्म में जीना, विच वाज नॉट वर्किंग। रियलिस्ट हम थे नहीं, हमारी मॉडर्नाइजेशन थी नहीं, और हम लोग रेडी नहीं थे। सो इंडो चाइना वॉर के बाद पाकिस्तान को आइडिया आया, ओहो लगता है कि इंडिया कमजोर हो गया है। सो पाकिस्तान ने चाइना के साथ दोस्ती करने की कोशिश की और शाक्सगाम वैली रीजन को सीड कर दिया टू चाइना। ये मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियोस में बनाया हुआ है, तो प्लीज उनको देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इरादा ये था पाकिस्तान का कि वो चाइना के साथ दोस्ती कर लेगा और दोनों मिलकर हमको हरा देंगे। इनको आइडिया नहीं था क्या कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो ये इनको गलतफहमियां थी। तो इन्होंने एक प्लान बनाया। इसका एक रीजन और भी था जो कि बैकग्राउंड था, लेकिन रीजन तो रीजन ही था। रीजन ये था कि यूएस ने भी इनको बहुत सारे वेपन्स दे दिए थे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनको पीछे से बहुत सारा वेपन सप्लाई किया जा रहा था। ओके, पैटर्न टैंक्स दे दिए थे जो उस टाइम पे बोला जाता था कि अनबीटेबल टैंक्स है। सेबर जेट्स दे दिए थे जो बोला बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाले जेट्स थे। तो पाकिस्तान के पास एक आइडिया आया। पाकिस्तान ने लॉन्च किया व्हाट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन जिब्राल्टर। ये ऑपरेशन जिब्राल्टर एक्चुअली तारिक बिन जैद जिसने स्पेन को कॉन्कर किया था, वो उस हिस्टोरिक आइडिया के हिसाब से इसने प्लान बनाया। प्लान बड़ा ही डेंजरस था, उतना ही ज्यादा ऑडेशियस था, लेकिन उतना ही ज्यादा इलॉजिकल भी था। सो इनके सपने बहुत बड़े बड़े थे। ऑपरेशन जिब्राल्टर के अनुसार इन्होंने फिर से वही पुराना प्लान आजमाया जो कि फर्स्ट कश्मीर वॉर में आया। इन्होंने बोला कि हम लोग है ना मिलिट्री ऑफिसर्स को सिविलियन क्लोथ्स पहना कर भेज देंगे, वो कश्मीर वैली में एंटर करेंगे और कश्मीर वैली में इंस्टिगेट करके रिवोल्ट करा देंगे। तुम नोटिस करोगे कि पाकिस्तान बार बार सेम ही चीज करता रहता है। ओके, इनका ज्यादा ध्यान इस बात पे नहीं होता कि अपनी नेशन को बिल्ड करे, इनका हमेशा ज्यादातर ध्यान होता है प्रॉक्सी वॉर कर दो। ओके, डायरेक्ट कन्वेंशनल मिलिट्री बैटल तो ये इंडियन आर्मी से निपट नहीं पाते, तो ये हमेशा प्रॉक्सी वॉर ही करते हैं। 47-48 में फर्स्ट कश्मीर वॉर में भी इन्होंने यही कोशिश की, इन लोगों ने बड़ी बुरी तरह से मार खाई। फिर इन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर भी इसी बेसिस पे किया। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर, तो ये एक न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आया था, तो तुम इनको वॉच कर सकते हो। तो मैं तुम्हें जो भी पढ़ा रहा हूँ बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ा रहा हूँ। ऑपरेशन जिब्राल्टर, द पाकिस्तानी ट्रूप्स हु इन्फिल्ट्रेटेड कश्मीर टू स्टार्ट अ रिबेलियन। प्लान इनका यही था। प्लान ये था कि कश्मीर में ये लोग जाएंगे और वो वहां के लोकल्स को भड़काएंगे, और जो लोकल्स है वो टैक्स नहीं देंगे, और जो टैक्स नहीं देंगे फिर हम लोग अपोज करेंगे, हम अपोज करेंगे तो वहां रिवोल्ट हो जाएगा, और रिवोल्ट हो जाएगा फिर पाकिस्तानी आर्मी आ जाएगी। और मतलब ये लोग को लगता है सब कुछ बहुत आसान है ना। बट इनको ये नहीं मालूम है कि कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, एंड देयर वाज नथिंग दैट वाज अबाउट टू बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कि इनका सपना कहीं से भी पूरा होने वाला है। तो इन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी टीम्स बनाई, भर 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 के। ओके, तो मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक के अंडर 30,000 लोगों को कमांड दे दिया, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तारिक फोर्स, कासिम फोर्स, खालिद फोर्स, ये फोर्स, वो फोर्स, ऐसी फोर्स, वैसी फोर्स। ओके, और अलग अलग जगह से उठाकर, तो मैं तुमको सारे के सारे फैक्ट्स बता रहा हूँ, ओके, ताकि तुम्हारे काम आ जाए। सो अगस्त 1965 में इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट की, तो कश्मीर में वैली में जाने लग गए। लेकिन जो कश्मीर के लोकल्स है, जो कश्मीरी से, वो इंडियंस है। ये हमेशा ये लोग गलत फहमी में रहते हैं पाकिस्तानी। ओके, इनको वो समझ में आता नहीं, वो इंडियंस है, वो दिल से इंडियंस ही है, चाहे माने ना माने पाकिस्तान जो मर्जी बोलना बोलते रहे। कश्मीरी लोकल्स ने इनको सपोर्ट ही नहीं किया, और इंडियन आर्मी ने और इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने इनको पहचान लिया। तो ये मैंने इंडियन आर्मी के और बहुत अलग अलग वेबसाइट से कलेक्ट किया, जिब्राल्टर फोर्स इन्फिल्ट्रेशन। तो ये अलग अलग जगह से इन्फिल्ट्रेशन हुआ, तुम नोटिस करोगे बारामूला, यहाँ पे बदगाम, ये सारी चीजें जो तुम काम आमतौर पे मैप पे देखते रहते हो। ओके, सो ये मैं फिर से बात बोल रहा हूँ, ऑल्दो ये ऑथेंटिक सोर्स है, बट ये रिप्रेजेंटेटिव इमेज को प्लीज यूटिलाइज कीजिए। ओके,
सो मैं यहाँ पर कोई मिलिट्री मैन नहीं हूँ और ना मैं तुमको मिलिट्री या फिर माउंटेनियरिंग सिखा रहा हूँ। तो ये रिप्रेजेंटेटिव इमेज है, तो इसको ऐसे यूज किया जाए। तो ये एंटर किया, बट इट वाज अ ह्यूज फेलियर। एज आई टोल्ड यू, कश्मीरीज ने उनको सपोर्ट ही नहीं किया और हमने उनको बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर लिया और सबको पकड़ लिया। ओके, बहुत सारे मारे गए, बहुत सारे भाग गए और ऑपरेशन जिब्राल्टर पक्का फेल हो गया। तो आमतौर पे कोई शरीफानी समझदार कंट्री होती तो यहीं पर ही हार मान जाती और वापस चली जाती, लेकिन ये लोग थोड़ा ना ऐसा होता है। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर का लॉस होने के बाद भी इन्होंने इसको हार नहीं मानी और उल्टा एक और अटैक कर दिया और उसको बोला ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम समझने के लिए तुम्हें एक और ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं चिकन नेक। ये चिकन नेक क्या होता है? तुमने बहुत कॉमनली सुना होगा सिलीगुड़ी चिकन नेक। ओके, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर और द सिलीगुड़ी चिकन नेक एरिया ये होता है कि जब एक लार्ज एरिया, ओके, एक और लार्ज एरिया से एक बहुत ही स्मॉल संकरे एरिया से कनेक्टेड हो, तो वो चिकन नेक कहलाता है। ओके, ऐसा लगता है जैसे मुर्गी का नेक है। कुछ ऐसा ही सिचुएशन नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाकी इंडियन से एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। चाइना की हमेशा निगाहें यहाँ होती है कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ऑक्युपाई कर ले, ओके, और फिर वो नॉर्थ ईस्ट को अलग से आइसोलेट करके मिलिट्री ऑपरेशन कर ले। पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही सोचता है, जो ज्यादातर लोगों को आइडिया नहीं है। तो जैसा चिकन नेक कॉन्सेप्ट इज इन नॉर्थ ईस्ट, वैसा एक चिकन नेक कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो अ रीजन कॉल्ड एज अखनूर इन जम्मू। अखनूर भी एक चिकन नेक का कॉन्सेप्ट है विद इंडिया, विद कश्मीर और रेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अखनूर रीजन। चाइना सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे नजर रखता है, पाकिस्तान ने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि क्यों ना हम भी अखनूर पे अटैक कर दे। सो उसने अपनी आर्मी को बोला कि अखनूर पे अटैक कर दो, उसका नाम दे दिया गया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। तो द आइडिया वाज कि 1 सितंबर 1965 को, देखो तुम लोग को थोड़ा सैड वाली सिचुएशन है कि हमारे देश की इतनी गौरवशाली इतिहास है, मिलिट्री हिस्ट्री भी हमारी औसम है, लेकिन कोई ये बातें बताता नहीं है। ओके, और तुम लोग से ऊपर ऊपर से रटते चले जाते हो। ऑन 1 सितंबर 1965 पाकिस्तान लॉन्च अ काउंटर अटैक कॉल्ड एज ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, और आइडिया था कि अखनूर को वो कैप्चर कर ले। तो ऑटोमेटिकली आगे का सारा पार्ट ब्लॉक हो जाएगा, फिर उसके ऊपर मिलिट्री अटैक करेंगे और भाई ये लोग जीत जाएंगे। ये फिर भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं लोग। ये फिर भूल गए कि ये इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी ने ऐसा होने नहीं दिया, ऊपर से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट कर दिया। तो ये इनका प्लान था अखनूर का। हमने बोला अखनूर तो हम बचा ही लेंगे, बाकी भी बचा लेंगे। तो इंडिया स्ट्राइक्स बैक। उस टाइम पर जब ये अटैक हुआ, तो तब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब की डेथ हो चुकी थी। एक पॉलिटिकल वैक्यूम था। पाकिस्तान को लगा ओहो पॉलिटिकल वैक्यूम है, मिलिट्री डिमोरलाइज्ड है, चाइना इनके साथ है, अमेरिका इनके साथ है, पता हो यार दोनों ही हाथ में लड्डू है, तो अब तो इंडिया हारेगा ही हारेगा। ये बात भूल गए कि हमारे जो न्यू प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री साहब, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड और बहुत ही बड़े देशभक्त थे। इन्होंने एक नारा बुलंद किया, जय जवान जय किसान, और आर्मी को ऐसा ऑर्डर दिया जो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था। पहले लाल बहादुर शास्त्री साहब को ने ऑर्डर दिया कि इंडिया शुड स्ट्राइक बैक, इन अदर वर्ड्स काउंटर अटैक कर दो पाकिस्तान के ऊपर। और डिफेंड तो बात की बात है, काउंटर काउंटर अटैक करना, बताओ। मतलब पाकिस्तान के तो मतलब होश उड़ गए कि ये क्या हो गया, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो ये सोचा ही नहीं, तो फिर ये तो बड़ी टेंशन वाली सिचुएशन हो गई और इंडियन आर्मी ने काउंटर अटैक कर दिया। तुम्हें बता के बड़ा अजीब लग रहा होगा कि पाकिस्तान जो कि कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा था, और जब इंडिया ने लाहौर एंड वजीराबाद को सितंबर 6 1965 को अटैक कर दिया, तुम्हें मालूम है, बड़ा सरप्राइज होगा कि पाकिस्तान इस दिन को 6 सितंबर को द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे ऑब्जर्व करता है। मतलब इन्होंने नैरेटिव अपने बेचारे सिटीजन्स को ये बोल दिया कि तुम्हें मालूम है इंडिया ने हम पर अटैक किया है, हम डिफेंड करने वाले। सो ये इन्होंने कंप्लीट नैरेटिव बनाए। तो मैं तुम्हें रुद्र चौधरी
who is a senior lecturer at King's College, उन्होंने बोला this was Bhutto's war. I hope तुम पढ़ पा रहे हो. This was Bhutto's war, an opportunity seized by a relatively young and ambitious actor acting behind the scenes. The Kashmir cell, led by those drawn to this maverick, convinced Ayub Khan of the potential for rebellion in Kashmir. तो अयूब खान को लगा कि भुट्टो वो समझदारी की बात कर रहा है, ओके, बट neither Bhutto nor Ayub imagined the outbreak of a war. Hypnotized and built into believing that rebellion in Kashmir supported by the Pakistani army would lead to the overthrow of Indian rule, Ayub and his army chief General Musa Khan were dumbstruck when India opened a second front. तो वही है, ये लोग समझते नहीं है कि जब इंडियन आर्मी को गुस्सा आता है तो पाकिस्तान का कुछ नहीं होता. सो वी गेव देम अ पे बैक टाइम. हमारे तो ये सारे के सारे न्यूज़पेपर, अलग अलग न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स में से मैंने तुम्हारे लिए कलेक्ट किया है. इंडियन एयरफोर्स के नैट प्लेन्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स के सेबर्स और इन सब लोगों को खत्म कर दिया. बहुत हवा थी इनकी कि सेबर जेट्स उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन नैट्स को सेबर स्लेयर्स का नाम दे दिया गया. आज तक इनको याद रखा जाता है. पाकिस्तान को भी होश आ गए. ऑल्सो आई होप तुम ये बात को नहीं भूल पाओगे, द ग्रेट विक्ट्री ऑफ अब्दुल हमीद साहब, जिनको परमवीर चक्र दिया गया. आरसीएल गन्स यूज करके हमारी आर्मी ने पैटर्न टैंक्स उड़ा दिए. पंजाब में पूरा नगर बना दिया, पैटर्न नगर. और अगर तुम्हें ब्रिगेडियर को तो भाई का ये अगर तुमको बुक पढ़ने को मिली पैटर्न रेकर्स, तो आपको सामने आ जाएगा. पाकिस्तान को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या गया. ये तो बड़े इनविंसिबल वेपन्स थे, लेकिन हिम्मत के आगे कोई इनविंसिबल वेपन चलता नहीं. हमने हाजीपीर पास तक को, जहां से इन लोग को बड़ी कॉन्फिडेंस था कि ये इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया. और ये फोटोग्राफ सब कुछ बयान कर रहा है. ये हमारी आर्मी है और ये एक पुलिस स्टेशन है लाहौर डिस्ट्रिक्ट में. कहने का मतलब ये कि इंडियन आर्मी लाहौर पहुंच गई थी. एंड दैट इज व्हाट पाकिस्तान की गलतफहमी का सबसे बड़ा प्रूफ है कि पाकिस्तान could never have taken on Indian army, and that is the reason. But ultimately all this ended into the Tashkent Declaration. और ये 10 जनवरी 1966 को हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री और प्रेसिडेंट अयूब खान ऑफ पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट किया, ऑब्वियसली ट्रूस बाय द देन सोवियत यूनियन. और ताशकंद डिक्लेरेशन, ये एग्जैक्टली ताशकंद डिक्लेरेशन है. एंड द 1965 वॉर एंडेड इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज अ सीजफायर. दुख की बात ये है, इनफैक्ट दुख की बात है, दुख की बात ये है कि हमने पाकिस्तान को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, जो कि कर देना चाहिए था, ऐसा शायद लोगों का कहना है. लेकिन शायद उससे भी बड़ा दुख ये है कि वी लॉस्ट आवर प्राइम मिनिस्टर साहब. I don't know under what reasons, but whatever that be, that was very unfortunate for India. So अगर तुम्हें ये बात मालूम हो तो तुम्हें बुक पढ़ने का मौका मिले तो फ्रॉम कच्छ टू ताशकंद द इंडो पाकिस्तान वॉर which is authored by फारूक बाजवा, ये आप पढ़िए अगर आपको इस विषय में ज्यादा सूचना लेनी है तो. The next war is the 1971 war, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971 वॉर बोलते हैं. और ये वॉर भी बहुत ही ज्यादा वन साइडेड ही बोला जा सकता है इसको. यस, तो ये वन साइडेड ही था, बिकॉज पाकिस्तान को कभी सपनों में भी नहीं था कि उनका जो टू नेशन थ्योरी थी, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट, वो इस वॉर में खत्म हो जाएगा. बैकग्राउंड ऑफ द वॉर ये था कि 1971 में पाकिस्तान में एक सिविल वॉर हो रहा था. 1970 में ऑन द ईस्ट साइड, जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं, जो अब बांग्लादेश है, वहां पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इलेक्शंस हुए, जिसमें अवामी लीग की पॉलिटिकल पार्टी जीत गई. शेख मुजीबुर रहमान वहां पर मेजोरिटी में, ही शुड हैव बिकम द प्राइम मिनिस्टर. पाकिस्तान का तब मिलिट्री जनरल याहिया खान था. ओके, ये वही याहिया खान था जो कि एक्चुअली अटैक ऑफ अखनूर के टाइम पे भी इन्वॉल्व था 65 में. पाकिस्तान में फैशन ही है, ऑलराइट, एक बार डेमोक्रेसी होती है, फिर एक बार मिलिट्री ऑफिसर्स आ जाते हैं, कू अटेम्प्ट हो जाता है और डिक्टेटरशिप हो जाती है. कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी था. सो पाकिस्तान के जो याहिया खान था, इसने शेख मुजीबुर रहमान साहब को अरेस्ट करवा लिया और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया और वहां पर इमरजेंसी लगा दी. फिर उसने अपने आर्मी ऑफिसर्स को बोला कि वो बोला, जो कि एक
इंसान छोड़ो यार, कोई भी आदमी अपनी कंट्री या दूसरी कंट्री किसी के लिए भी कोई भी इंसान ऐसी बातें नहीं सोच सकता। लेकिन उसने बोला, उसने वो ऑर्डर दिया जो कि अनबिलीवेबल है। उसने बोला 30 लाख बांग्लादेशीज को, उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान मतलब अपनी कंट्री के लिए, कि उसने बोला कि 30 लाख लोगों को मार दो, बाकी लोग अपने आप डर के जो हम बोलेंगे वो करेंगे। कैन यू इमेजिन दिस पार्ट? ऐसी तो ये कंट्री है। ओके, इनसे कैसे हम बात कर रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। सो दिस इज एन एब्सोल्यूट ह्यूज जेनोसाइड ऑर्डर किया गया। इनफैक्ट बांग्लादेश आज भी डिमांड कर रहा है कि जिस दिन ये ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ, ओके, जिस दिन ये जनरल टिक्का खान, ये लॉस एंजलिस टाइम्स में आया, तो ये बहुत सारे, ये मैं कहीं में आता, जनरल टिक्का खान 87, ये ऑब्वियसली कहीं और से, तो आपको लगेगा नहीं तो ये सिद्धार्थ सर आप तो कमाल ही हो, ओके लॉस एंजलिस टाइम्स में हिंदी में बोल रहे हैं। नहीं, ये अलग है और ये अलग है। ओके, तो दो अलग अलग न्यूज पेपर्स हैं। ओके, लोगों को गलत फहमी होती है ना। हाँ सर, तो जनरल टिक्का खान, द फॉर्मर चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, वाज वंस कॉल्ड द बुचर ऑफ बंगाल फॉर हिज रूथलेस क्रैकडाउन, इज डेड थैंकफुली। सो इसको, जनरल टिक्का खान को बांग्लादेश का कसाई बोला गया बिकॉज उसने सही में यही काम किया। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल हुआ ऑन 25th March when thousands and thousands of people in Bangladesh, the today's Bangladesh, was slaughtered. Men, women, scholars, teachers, students, देखा भी नहीं गया और इस तरह से हुआ। इनफैक्ट मैं जैसे बोला था कि बांग्लादेश has been demanding कि जिस दिन ये ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ था उसको वर्ल्ड जेनोसाइड डे को रिकॉग्नाइज किया गया, एंड आई एम श्योर कि वन डे वो जरूर होगा। लेकिन ये था, और फिर वहां से रेफ्यूजीज का और बेचारे कहाँ जाते हैं, तो वो इंडिया की तरफ आने लग गए। बाय द टाइम वो इंडिया में एक्यूमुलेट होने लगे तो thousands and lakhs of them started coming to the northeast part, to the Bengal part of India. In other words, it was triggering a huge humanitarian crisis. लेकिन उस टाइम पर जो गवर्नमेंट थी, मैडम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, उन्होंने उस टाइम पर rather than oration, rather than saying, she decided to do something about it. सबसे पहले उन्होंने कोई भी बयानबाजी नहीं दी। उन्होंने ना लोकसभा में कोई स्पीच दी, ना राज्यसभा में स्पीच दी। फिर वो उन्होंने रशिया या यूएसएसआर के साथ एक अलायंस बनाया। अब यहाँ पर सिचुएशन, एक वर्ड आ गया एंड दैट वर्ड वाज अलायंस। सो अलायंस बनाने का पहले तो तुम्हें अचानक ख्याल आएगा हम तो नॉन अलाइन मूवमेंट वाले थे। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जे इंडिया डिविएटेड फ्रॉम द सो कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट। सो ये जो नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ से थोड़ा सा हट गया और हमने उनके साथ की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो दिस वाज द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद रशिया, और यही काम आता है और यही बोला जाता है, जो कोई क्वेश्चन आ सकता है, यही आता है व्हाट इज कॉल्ड एज द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पीस एंड कोऑपरेशन। प्लीज याद रखना, ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पीस एंड कोऑपरेशन which was signed on August 9th of 1971। तो ये वो डे था जिसके बाद सोवियत यूनियन और हमारे बीच में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होगा। तुम नोटिस करोगे इसमें कितना काम आएगा। सो 1971 में इंडिया जब ने ये किया तो इंडिया स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर द बिगेस्ट वॉर। अब तुम नोटिस करना कि हम थोड़े बेटर मैच्योरिटी से हमने एक वॉर की तैयारी की। कैसे तैयारी की? सबसे पहले हमने डिप्लोमेटिक साइलेंस बना के रखी, हमने कुछ भी नहीं बोला इन टर्म्स ऑफ कि हमने कोई बयानबाजी नहीं की। फिर मैडम इंदिरा गांधी ने वर्ल्ड में गए और इंटरनेशनल कोऑपरेशन करने की कोशिश की। तो वो यूएस गई, वो यूरोप गई और उन्होंने एक वर्ल्ड में माहौल बनाने की कोशिश की ताकि इंटरनेशनल सपोर्ट आए। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी एंड लेड बाय द ग्रेट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, इनको बोला कि आप ना आर्मी को टाइम दो और ठीक से प्रिपेयर करो और वॉर के लिए राइट टाइम पर अटैक करेंगे ताकि पाकिस्तान को पता चले। आईएनएस विक्रांत को बोला गया कि ईस्ट पाकिस्तान, अब तब वो ईस्ट पाकिस्तान था, अब वो बांग्लादेश है, वहां पर नेवल ब्लॉकेड कर दो, ओके, ताकि बे ऑफ बंगाल में नेवल ब्लॉकेड हो जाए और फिर हम अटैक करेंगे। तो सर्जिकल प्रिसिशन से अटैक हुआ, ओके, नेवल ब्लॉकेड की वजह से
कंप्लीटली ये stuck था। पाकिस्तान कोई नेवी की मदद नहीं करवा पाता। दूसरी तरफ से इंडियन एयरफोर्स ने बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान पे कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी कर ली। दे हैड नथिंग टू डिफेंड देम अगेंस्ट। इंडियन आर्मी ने डायरेक्ट ढाका पे अटैक किया और पाकिस्तान सोचता ही रह गया। ऑब्वियसली दो फ्रंट पे वॉर हुआ, वेस्ट फ्रंट पे भी और ईस्ट फ्रंट पे भी, लेकिन इट टुक 3 दिसंबर 1971 को ये वॉर स्टार्ट हुआ और 16 दिसंबर 1971 को सब कुछ बदल गया। So it was completely over in 13 days और 13 days में ये फोटोग्राफ अपने आप में सब कुछ बयान कर रही है। जब टाइगर नियाजी, अपने आप को टाइगर बोलते थे, जनरल A.A.K. नियाजी जो कि पाकिस्तान का जनरल था, had to unconditionally surrender before Lieutenant General Jagjit Singh Arora, or who was General Officer Commanding in Chief of the Eastern Command and who was in charge of the entire operations in East Pakistan. It was a complete defeat to Pakistan. 93,000, यार एक बार तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मैं गलती बता रहा हूँ, गलती नहीं बता रहा, 93,000 पाकिस्तान सोल्जर्स POWs बने, प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने। और इस प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ये मैं मुझे ऐसा खबर ऐसी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी बुरी डिफीट किसी कंट्री की कभी भी नहीं हुई। इट वॉज द एंड ऑफ द टू नेशन थ्योरी। और वैसे भी ये टू नेशन थ्योरी हमेशा के लिए एक फेल्ड कॉन्सेप्ट ही था। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये कोई जी बड़ा सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट था, ये कोई सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट नहीं था। इट वाज अ कंप्लीटली फेल्ड कॉन्सेप्ट। ये कभी सक्सेसफुल होना ही नहीं था। इनफैक्ट पाकिस्तान का ये डिफीट का मेजर कारण यही था कि पाकिस्तान, द वेस्ट पाकिस्तान पार्ट ने ईस्ट पाकिस्तान पार्ट को हमेशा सप्रेस किया, कभी इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए ईस्ट पाकिस्तान में जो तुम्हें मैंने दिखाया, बताया भी था, ऑपरेशन सर्च लाइट करना, कोई सोच भी नहीं सकता। ईस्ट पाकिस्तान में एक गुरिल्ला फोर्स बनी थी विच वाज कॉल्ड एज मुक्ति बाहिनी, जिनको कि हमने जरूर एक्नॉलेज करना चाहिए, जिनकी विक्ट्री, जिनका कंट्रीब्यूशन इन दिस विक्ट्री वाज ह्यूज और इंडियन आर्मी भी उसको रिकॉग्नाइज करती है। और ये उस टाइम का द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर था। जनरल नियाजी अपील्स फॉर सीज फायर। सो Manekshaw, that is General Manekshaw, sets deadline for Pakistani surrender। और ये एक इम्पोर्टेंट, ये फ्रंट पेज ऑफ ट्रिब्यून है, तो मैंने पिक्चर का अच्छी भी दी हुई है, राणा संदीप सिंह। ह्यूज 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 विक्ट्री फॉर इंडिया एंड इट वाज अ एब्सोल्यूट शेम फॉर पाकिस्तान। और ये केवल एक मिलिट्री लॉस नहीं था, ये एक कंट्री की पूरी आइडेंटिटी इस पर थी। पाकिस्तान certainly should have been defined or should be defined as a country जिसने कभी responsibly अपनी country को manage नहीं किया। So ये वही दिन था, actually a big day, 16 दिसंबर 1971। ये तुम्हें एग्जाम में भी आ सकता है। 16 दिसंबर 1971 को शाम को 4:30 बजे के आसपास, ओके, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया गया। इट वाज एन अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। और ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है, इसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान है वो ईस्ट पाकिस्तान नहीं रहा और वो बांग्लादेश हो गया। सो दिस वाज अ ग्रेट विक्ट्री। और इसी 16 दिसंबर को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं एज विजय दिवस। नाउ इसको प्लीज मिक्सअप मत करना। 26 जुलाई इज कारगिल विजय दिवस। When I say Vijay Diwas, I am not saying about Kargil. I am saying about the 1971 victory of India over Pakistan in the Bangladesh war. So please don't mix up the two of them. अब इसमें एक स्टोरी बीच में जो मिस हो गई, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर एक टेक्निकल वर्ड आएगा और वो टेक्निकल वर्ड इज गन बोट डिप्लोमेसी। नाउ गन बोट डिप्लोमेसी समझना भी एक बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब ये क्यों जरूरी है? गन बोट डिप्लोमेसी एक्चुअली यूएस का और अमेरिका का, और फॉर दैट मैटर
कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग नेवल पावर होती है या फिर मिलिट्री पावर होती है, वो एक डिप्लोमेसी यूज करती है। उस डिप्लोमेसी को बोला जाता है गन बोट डिप्लोमेसी। नाउ व्हाट इज गन बोट डिप्लोमेसी? गन बोट डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि तुम प्यार से हमारी बात नहीं मानते, नहीं मानोगे, अच्छा मत मानो। अगर तुम हमारी बात प्यार से नहीं मानोगे तो डोंट वरी, हम अगर तुमने नहीं माना तो हम अपनी मिलिट्री, हम अपने नेवल शिप्स भेज देंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये मेथड हर जगह यूटिलाइज कर रहा है, वो करता था, ये उनका तरीका था। वो प्यार से बोलते थे, और प्यार से क्या बोलते थे, वो एक्चुअली धमकी देते थे। सो व्हेन निक्सन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए met मैडम इंदिरा गांधी जस्ट बिफोर दिस वॉर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया था कि अमेरिका पाकिस्तान को किसी भी हाल में हारने नहीं देगा। और ये हमारी गवर्नमेंट को उस टाइम पर रियलाइज हो गया था, और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने अप्रैल में, एक्चुअली अगस्त में, ओके, हमारे फ्रेंच ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप पीस एंड कोऑपरेशन, देखो दो तीन टेक्निकल वर्ड्स आ जाएंगे, कोऑपरेशन साइन किया था। और ये फ्रेंडशिप पीस एंड कोऑपरेशन जो रशिया के साथ हुआ था, वो एक तरह की स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट थी। और जो स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट थी उसमें एक और, देखो कितने सारे वर्ड्स आ रहे हैं, ये सब तुम्हारे एग्जाम में आ जाएंगे। स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट, स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट, दो वर्ड्स हो गए, एक हो गया गनबोट डिप्लोमेसी, एक हो गया स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट। और इसमें एक थर्ड वर्ड आ गया, दैट वाज अ कलेक्टिव डिफेंस। नाउ व्हाट वाज कलेक्टिव डिफेंस? सो ये मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है विद नेटो। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब इन अदर वर्ड्स होता है कि अगर मुझ पर अटैक होगा तो मैं, और सपोज मेरा और रशिया के बीच में कलेक्टिव डिफेंस का एक एग्रीमेंट हुआ है, तो अटैक इंडिया पे हुआ, लेकिन माना यह जाएगा या रशिया ऐसे अज्यूम करेगा कि रशिया पर भी अटैक हुआ, मतलब वन फॉर ऑल फॉर वन। सो 1971 वॉर में जब पाकिस्तान हारने लगा, और उसका एक बहुत मेजर रीजन था नेवल ब्लॉकेड, तो अमेरिकन ने अपनी गनबोट डिप्लोमेसी यूज की और अपनी सबमरीन, अपनी जो सेवेंथ पैसिफिक फ्लीट थी, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ी फ्लीट मानी जाती थी, और आज भी है वैसे तो, लेकिन सेवेंथ पैसिफिक फ्लीट है, उसको बोला कि तुम जाओ और इस ब्लॉकेड को हटा दो। अब वो डायरेक्टली तो वॉर में आना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने उसको घुमा के बोला, उन्होंने बोला कि हमारे जो अमेरिकन सिटीजन है वो बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान में फंसे, वो हम उनको रिलीज करना चाहते हैं। एक्चुअली हकीकत ये नहीं थी, वो एक तरह से धमकी थी। लेकिन ऐसे टाइम पर काम आया रशिया। जैसे रशियंस को ये बात पता चली, और अदर इंडियंस ने रशियंस को ये बात बताई, तो वो जो क्लॉज था कलेक्टिव डिफेंस का ऑन द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप पीस एंड कोऑपरेशन, उसके अंतर्गत रशिया ने अपनी एटॉमिक सबमरीन्स इंडिया के पास भेज दी, और बे ऑफ बंगाल और उस रीजन में जाकर वो अमेरिकन नेवल शिप्स के सामने आ गई। तो लेट्स जस्ट रीड अ फ्यू फ्रॉम वेरी ऑथेंटिक सोर्सेज। तो ये सेवेंथ कमांडर ने बोला, एंड आई कोट, सर वी आर टू लेट, देयर आर रशियन एटॉमिक सबमरीन्स हियर एंड अ बिग कलेक्शन ऑफ बैटलशिप्स। जैसे ये बात अमेरिकन को पता चली और ब्रिटिशर्स को पता चली, ब्रिटिश शिप्स फ्लेड टुवर्ड्स मैडागास्कर while US task force stopped before entering of Bay of Bengal। और इसी तरह से इसलिए बोला जाता है दैट अमेरिकन का ये जो गन बोट डिप्लोमेसी थी, ये हमेशा के लिए, एटलीस्ट उस वॉर में, कभी काम नहीं हुआ। ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना होता है, आपको एक इवेंट देखना होता है, फिर उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़नी होती है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, एंड देन यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। So this is how we won the 1971 war। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही डिटेल में पढ़ा दिया, और इस डिटेल की वजह से मुझे लगता है मुझे एक वीडियो और बनाना पड़ेगा टू बी एबल टू एक्सप्लेन द कारगिल वॉर एंड द रेस्ट ऑफ दिस ऑल्सो। तो देखो मैं यही बोल रहा हूँ, मैं इस चांस को लेना ही नहीं चाहता कि जल्दी करो, ये मैं नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इन एंड आउट। और इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, एंड आई विल सर्टनली टीच यू। सो अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि वी आर डन अकेडमी, हमारा बिल्कुल ये प्रपोजिशन नहीं है कि सिलेबस जल्दी खत्म कर दो, भाग जाओ, काम खत्म। जब तक मेरे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा तब तक हम पढ़ाएंगे। सो मेरा प्लान ये था कि ये लास्ट पार्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं निकलेगा।
और हम लोग एक और वीडियो बना देंगे ताकि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस कंप्लीटली हो जाएगा. सो वी विल डू द कारगिल वॉर एज वेल एज विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वे अहेड आल्सो दिस पार्ट. सो इसको आगे देख लेते हैं. सो यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE एंड मैंने तुम्हें ये बता दिया है, ये 31 जुलाई को रात को 12 बजे तक ऑफर अवेलेबल है. प्लीज यूटिलाइज द कोड SIDLIVE एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पार्ट. And you're a wise gang of students, my friends. Take a wise decision, but take it now. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.